आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो सारे? आई होप यू ऑल आर द बेस्ट। आ रही है आवाज अब सबको? आवाज आ रही है सबको? ओके, स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे थे हम? डिडक्शंस का टॉपिक हमारा चल रहा था। हमने जो परसों शुरू किया था डिडक्शंस का टॉपिक, परसों हमने 80 डी तक कर ली थी और कल हमने इसको 80 डबल जे डबल ए तक हमने कंप्लीट कर ली थी। ओके, किसी को डाउट तो नहीं था? अगर किसी को डाउट है तो बता दो अभी। हमने पेमेंट बेस्ड वाली सारी कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हमने इनकम बेस्ड वाली स्टार्ट की थी। इनकम बेस्ड में हमने कौन कौन सी कर ली थी? एक तो 80 डबल जे ए कर ली और 80 डबल जे डबल ए की हमने कंप्लीट कर ली। अब तक किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो अभी क्लियर कर दूंगा, बता दो किसी को भी अगर डाउट है कोई। आ रही है ना बात सबको? आज हमारा पूरा का पूरा टॉपिक हमारा चैप्टर डिडक्शंस का कंप्लीट हो जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट डिडक्शन क्या है हमारी? 80 क्यू क्यू बी। 80 क्यू क्यू बी में क्या होता है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम एटसेट्रा ऑफ बुक्स। इसमें क्या होता है? रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है? किसी को पता है रॉयल्टी क्या होती है? सुनो, रॉयल्टी क्या होती है? कभी भी मान लो कि कोई ऑथर है, ऑथर अपनी कोई भी बुक राइट करता है, मतलब उसने आगे पब्लिश करानी है, तो उसने अपनी बुक राइट कर दी, उसने आगे किसी को अपना राइट सेल कर दिया या उसको पर ईयर के अकॉर्डिंग या कुछ ना कुछ उसने आगे किसी को भी बेच दिया अपना राइट, ठीक है। उसके बदले जो भी उसको इनकम मिल रही है वो उसकी रॉयल्टी इनकम मानी जाएगी। क्लियर? उसकी रॉयल्टी इनकम मानी जाएगी, मतलब ये अदर सोर्सेज में ही मानी जाती है। रॉयल्टी इनकम आती है जो अदर सोर्सेज के हेड में कवर होती है, ठीक है। मान लो किसी भी ऑथर ने एक बुक राइट कर ली, ठीक है। उसने जो बुक राइट किया है, बुक राइट में क्या होगा? उसने बुक राइट करके आगे किसी पब्लिशर को दे दी। उस पब्लिशर ने क्या किया? उस बुक को पब्लिश किया, उसको सेल कर दिया, ठीक है। उस बुक को राइट करने के बदले, मतलब उसको लिखने के कंसिडरेशन में जो ऑथर अमाउंट या इनकम कोई रिसीव करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रॉयल्टी इनकम। क्लियर? रॉयल्टी इनकम जो होती है 80 क्यू क्यू बी के अंडर कवर होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो ये क्यू क्यू बी की जो डिडक्शन है वो उस ऑथर को मिलेगी जो रेजिडेंट होगा। ओनली रेजिडेंट ऑथर इज एलिजिबल टू गेट अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 क्यू क्यू बी। क्लियर? रेजिडेंट ऑथर हो चाहे को ऑथर हो, को ऑथर मतलब दो या दो से ज्यादा ऑथर मिलके आपस में एक बुक राइट कर देते हैं, तो वो को ऑथर्स भी बीच में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसकी किस सेक्शन में मिलती है? 80 क्यू क्यू बी में, ठीक है। इसमें हम ऑथर सिर्फ वही ऑथर लेंगे जो आर्टिस्टिक और साइंटिफिक नेचर की बुक्स को राइट करते हैं। ऐसे नहीं कि हमारी टैक्स की बुक किसने राइट कर दी, अकाउंट्स की बुक्स राइट कर दी, तो वो इसके बीच में कवर नहीं होगी, ठीक है। इसमें कवर कौन सी होगी? सिर्फ आर्टिस्टिक, आर्ट से रिलेटेड एंड साइंटिफिक नेचर की। आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक नेचर की जो बुक्स होंगी वो सारी सारी इसके बीच में इंक्लूड हो जाएंगी। क्लियर है? इसमें क्या है? अगर वो आर्ट से रिलेटेड, आर्टिस्टिक से रिलेटेड या साइंटिफिक से रिलेटेड कोई भी बुक राइट करता है, देन ही इज एलिजिबल टू गेट अ डिडक्शन अंडर सेक्शन क्यू क्यू बी, 80 क्यू क्यू बी, ठीक है। इसमें जितनी भी इनकम वो रिसीव करेगा वो उसकी रॉयल्टी इनकम मानी जाएगी। क्लियर है? इसमें मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है? मान लो कि कोई ऑथर लमसम अमाउंट रिसीव कर रहा है, तो उसके बदले में उसको जितनी भी अमाउंट मिल रही है तो मैक्सिमम डिडक्शन उसको 80 क्यू क्यू बी में मिल सकती है 3 लाख। 3 लाख से ऊपर उसको डिडक्शन नहीं मिल सकती अगर वो लमसम ले रहा है। लेकिन दूसरा केस क्या होता है? दूसरा केस क्या होता है? मान लो कि कई बार ऑथर ने लमसम ना लेके पर बुक के अकॉर्डिंग ले रहा है, मतलब पर बुक जितनी भी पब्लिश होंगी या जितनी भी सेल होंगी उसके अकॉर्डिंग उसको रॉयल्टी मिल जाए, लेकिन फिर भी उसकी जो मैक्सिमम डिडक्शन है 3 लाख की मैक्सिमम डिडक्शन है, इससे ज़्यादा वो क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। अगर उसने ज़्यादा क्लेम करनी है, उसने ज़्यादा क्लेम मतलब उसके लिए वैसे पॉसिबल है ही नहीं कि क्लेम करना, ठीक है।
इसमें क्या होता है, मान लो कि उसने लंप सम अमाउंट ले ली तो उसके लिए 3 लाख डायरेक्ट दे रखी है, ठीक है। और अगर वो लंप सम अमाउंट नहीं लेता, लंप सम अमाउंट नहीं लेता मतलब पर बुक के पीछे लेता है, मतलब पर बुक एक सेल हुई, उसका 15% मैक्सिमम उसको डिडक्शन मिल सकती है। मान लो कि एक 100 रुपीज़ की बुक है, 100 रुपीज़ की बुक सेल हो रही है, उसके बदले अगर उसको 20 रुपये मिल रहा है तो उसको 15 रुपीज़ की डिडक्शन मिलेगी, इससे ऊपर की डिडक्शन नहीं मिल सकती। क्लियर है, ज़्यादा से ज़्यादा 15, मतलब उसको 20 मिल रहा है तो 20 में से 15 की डिडक्शन मिलेगी और 5 रुपीज़ की उसको 5 रुपीज़ पे टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है। लेकिन ये टोटल चाहे लमसम ले चाहे पर बुक के अकॉर्डिंग वो अगर रॉयल्टी लेता है तो उसको जो टोटल मैक्सिमम डिडक्शन है वो 3 लाख की है, 3 लाख से ऊपर उसको डिडक्शन नहीं मिल सकती। क्लियर। इसमें क्या है कि अगर कोई ऑथर, मान लो कि जैसे कोई भी आर्टिस्टिक और साइंटिफिक रिलेटेड कोई भी बुक राइट कर रहा है, उसका राइट उसने बेच दिया 2,50,000 में, उसको 2,50,000 मिल रहा है, इट मीन उसको 2,50,000 पूरी की पूरी डिडक्शन मिल जाएगी। अगर वो 3.5 लाख का बेच है, उसको 3.5 लाख रुपये मिल रहा है, उसको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी, 3 लाख की। ठीक है, 3 लाख की डिडक्शन मिलेगी, जो बैलेंस का 50,000 है उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर है। डाउट तो नहीं है किसको, किसी को डाउट तो नहीं है कोई, किसको कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो अभी बता दो। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम 80 RRB। सिमिलर बिल्कुल 80 QQB के जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शन है। 80 QQB में क्या होता है, अगर ऑथर कोई राइट करता है बुक, उसके बदले वो अपना राइट किसी को भी सेल कर देता है तो उसमें उसको पर बुक के अकॉर्डिंग या एक लमसम अमाउंट मिल जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको डिडक्शन मिल जाती है 80 QQB में। जो मैक्सिमम डिडक्शन है 3 लाख से ज़्यादा वो डिडक्शन अवेल नहीं कर सकता। अगर पर बुक के पीछे भी है, अगर उससे 3 लाख से ज़्यादा बढ़ जाती है तो मैक्सिमम 3 लाख की डिडक्शन उसको मिल सकती है। क्लियर। नेक्स्ट आती है 80 RRB। 80 RRB भी रॉयल्टी की है, लेकिन ये ऑथर की ना हो कि ये पेटेंट से रिलेटेड है। पेटेंट से रिलेटेड, पेटेंट क्या होता है, मान लो कि हमने कोई भी फॉर्मूला तैयार किया, हमने कुछ भी ऐसी चीज़ बनाई जिसके ऊपर हमने पेटेंट ले लिया कि हमने ये चीज़ बनाई है, या कोई फॉर्मूला बनाया है, इसको कोई और नहीं बना सकता। गुरिंदर JAA के बाद 80 QQB कराई है, 80 QQB कराई है मैंने। उसके बाद 80 RRB में क्या होता है, इसमें रॉयल्टी मिलती है, पेटेंटी को मिलती है। पेटेंटी कौन होता है, जिसके पास पेटेंट राइट होता है। मान लो किसी पर्सन ने कोई भी फॉर्मूला तैयार किया है, कोई भी चीज़ ऐसी तैयार की जिसके ऊपर उसने पेटेंट ले लिया कि मैंने ये रेडी कर दी, इसके ऊपर मेरा ही राइट है, किसी और का राइट नहीं है, कोई और ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकता। मान लो उसने अपना फॉर्मूला किसी को आगे सेल किया, ठीक है, उसका फॉर्मूला आगे किसी को सेल हुआ 2 लाख 3 लाख 4 लाख जितने का भी सेल हुआ, उसमें उसकी मैक्सिमम डिडक्शन कितनी ले सकता है, वो 3 लाख की। अगर उसने 2 लाख का बेचा तो 2 लाख डिडक्शन, 2.5 लाख का बेचा तो 2.5 लाख की, 3.5 लाख का बेचा तो मैक्सिमम डिडक्शन 3 लाख की। बैलेंस 3 लाख से ज़्यादा जितने का बेचेगा उतनी इनकम पे उसको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आती है 80P की। 80P की डिडक्शंस क्या होती है, 80P की डिडक्शंस होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वो होती हैं कि मान लो कि एक सोसाइटी है, उन्होंने आपस में सारे के सारे मिल के एक रजिस्टर्ड अपनी सोसाइटी बना लेते हैं, जिसको कि रजिस्टर्ड करवा लेते हैं गवर्नमेंट से। ठीक है, उसमें क्या होता है, सभी इकट्ठे मेंबर्स वगैरह मिलके पैसा डालते हैं, और जितना भी पैसा कलेक्ट होता है उसको आगे अपनी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए या कुछ ना कुछ, या इकट्ठे मिलके कोई ना कोई ट्रेड कर लेते हैं सोसाइटी वाले मिलके अपने मेंबर्स के लिए, बाहर वालों के लिए नहीं, सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए ट्रेड होता है, तो उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी का ट्रेड बोला जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपस में जो ट्रेड करते हैं उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी का ट्रेड बोला जाता है। ठीक है, उसकी डिडक्शन मिलती है 80P। इसकी डिडक्शन मिलती कैसे है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ठीक है, अगर वो अपने मेंबर्स के लिए, स्पेशली अपनी मेंबर्स के लिए कुछ ऐसा बिजनेस कर रही है, ऐसा बिजनेस कर रही है जो उसके लिए उनके लिए बेनिफिशियल है। इन द सेंस, मान लो कि वो एग्रीकल्चर का कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट परचेज करके उनको सेल कर रही है, परचेज करके उसको प्रोड्यूस करके उसकी वीट बना के या कुछ भी बना के, राइस वगैरह बना के प्रोड्यूस करके अपने सेलर को, अपने मेंबर्स को सेल कर रही है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में उसकी सारी की सारी इनकम, जितनी भी इनकम होती है उसको एग्जम्प्ट हो जाती है। अगर वो एग्रीकल्चर का कर रहा है, कोई फिशिंग का कर रहा है, मिल्क, डेयरी, बैंकिंग,
अगर इनसे रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर रहा था उस केस में उसको फुल डिडक्शन मिल जाती है। क्लियर है, उसको टोटल डिडक्शन मिल जाएगी, जितना भी प्रॉफिट होगा उसको एग्जाम्प्ट होगा, मतलब एग्जाम्प्ट नहीं सॉरी डिडक्शन मिल जाएगी उसको 80P के अंदर। क्लियर है। इसमें एक और केस है, अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो मैंने आपको बिजनेस बताया एग्रीकल्चर, फिशिंग हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, मिल्क, डायरी, बैंकिंग, अगर इस बिजनेस के अलावा कोई और बिजनेस कर रहे हैं तो उनकी जो मैक्सिमम डिडक्शन है, अगर नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सिंगल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उस केस में उसको 50,000 की है। ठीक है, मैक्सिमम 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। अगर उसकी सिंगल ना होगी, उसकी जॉइंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मतलब इंडिविजुअल नहीं है, उसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी है जो इसमें जॉइंट हो रखा है। ठीक है, तो उस केस में उसको 1 लाख की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, सिंगल में 50,000, जो जॉइंट हो रखी है उनमें 1 लाख की फुल डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर है। 80P हमारी कंप्लीट होगी। किसी को डाउट है तो बताओ। आज हमने 80QQ भी कर ली, 80RR भी कर ली और 80P की कर ली। किसी को इसमें डाउट है तो बता दो। है किसी को डाउट? ओके, नेक्स्ट आती है 80TTA। 80TTA भी बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, नॉर्मली हमारी जनरल लाइफ में हमारी ये यूज़ होती रहती है। इसमें क्या होता है, 80TTA में क्या होता है, ये रिलेट करती है हमारी इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट कौन सा? जो भी हम सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं अपने बैंक में, जो हम सेविंग अकाउंट, नोट अ करंट अकाउंट, हम अगर सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करा रहे हैं बैंक में, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट से रिलेटेड हमें 80TTA के अंडर डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, 80TTA के अंडर डिडक्शन मिल जाती है। क्लियर है। जसप्रीत 80LA मैं 80IA वालों के साथ करा दूंगा, एक अलग से क्लास लगानी है, उसके बीच में सारी की सारी मैं लगा दूंगा। ठीक है, जो सारी इंपॉर्टेंट है मैं इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है LA वाली। ठीक है, जो अनइम्पॉर्टेंट उसके लिए अलग एक क्लास लगा दूंगा, उसमें सारे के सारे कवर कर दूंगा, क्योंकि कई बार पेपर में आ भी जाए, लेकिन वैसे चांसेस नहीं होते इनके आने के। अगर आ भी जाता है तो आप छोड़ के मत आओ, तो मैं एक अलग से क्लास उसके ऊपर लगा दूंगा। जो इंपॉर्टेंट डिडक्शंस है जिनके मतलब ऐसे लगा लो, मतलब पूरे चांसेस होते हैं आने के, मैं वो करा रहा हूँ। क्लियर है। 80TTA में क्या होता है कि अगर हम कोई भी सेविंग अकाउंट ओपन करा रहे हैं बैंक में, उससे रिलेटेड कोई भी हमें कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके इंटरेस्ट पे जो डिडक्शन मिलती है उस डिडक्शन को हम 80TTA के अंडर क्लेम कर सकते हैं। इसमें कंडीशन क्या है, मान लो कि आपका किसी भी बैंक में, कोई प्राइवेट हो पब्लिक हो डजेंट मैटर, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, अगर आपको 1 साल के अंदर 10,000 से ऊपर इंटरेस्ट आता है, मतलब 10,000 तक आता है, तो पूरा का पूरी एज अ डिडक्शन 80TTA में क्लेम कर सकते हैं। मतलब 10,000 तक आता है तो हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मान लो कि हमें आ जाता है 15,000, ठीक है, 15,000 पे हम 10,000 डिडक्शन क्लेम कर लेंगे, बाकी 5,000 पे हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब जो 5 है टोटल हमारी, मान लो कि 15,000 इनकम है सेविंग बैंक के इंटरेस्ट से, सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से, तो उस केस में क्या करेंगे, हम 15,000 में से 10,000 की हम 80TTA में डिडक्शन ले लेंगे, और जो बैलेंस हमारा 5,000 है वो हमारी टैक्सेबल इनकम में ऐड होके उसके ऊपर एज पर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स 1961 हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है ना। इसमें क्या है, कौन कौन से एसएससी एलिजिबल है 80TTA के अंडर? इंडिविजुअल ले सकता है और HUF ले सकता है, कंपनी फॉर्म वगैरह कोई भी नहीं ले सकते। क्यों? उनका सेविंग अकाउंट कभी ओपन नहीं होता, उनका सिर्फ करंट अकाउंट ओपन होता है। इंडिविजुअल और HUF का सेविंग अकाउंट ओपन होता है, तो उस केस में वो अपनी 80TTA के अंडर डिडक्शन ले सकते हैं। क्लियर है। इसमें और क्या है, इसकी मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है, 10,000। आपको अगर 5,000 इंटरेस्ट मिला है तो 5,000 की मिल जाएगी, अगर 12,000 मिल रहा है तो 10,000, मतलब मैक्सिमम डिडक्शन 10,000 की। एक्चुअल इंटरेस्ट रिसीव्ड और ₹10,000 विच एवर इज लेस, यू कैन क्लेम अ डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट अंडर सेक्शन 80TTA। क्लियर है। इसमें और क्या है, इसमें एक और ट्विन बेनिफिट होता है। ट्विन बेनिफिट का क्या मतलब है, अगर हमारा जो सेविंग अकाउंट है हमारा पोस्ट ऑफिस में, 10,000 की तो हमें डिडक्शन मिल रही है, उसके अलावा एक और डिडक्शन मिलती है 80TTA के अंडर ही मिलती है, लेकिन वो सिर्फ पोस्ट ऑफिस वालों को मिलती है। अगर पोस्ट ऑफिस में हमारा सेविंग अकाउंट है तो उसमें क्या होता है, अगर मान लो कि हमारा सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है, इफ़ वी हैव ओपनड एन अकाउंट इन द पोस्ट ऑफिस, नोट मतलब इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में नहीं, मतलब जो ये बैंक्स वगैरह बैंक्स में नहीं,
पोस्ट ऑफिस में हमने सेविंग अकाउंट ओपन कराया, उनके लिए अलग बेनिफिट क्या है, उसमें ट्विन बेनिफिट है। एक तो ऊपर वाला बेनिफिट हो गया 10,000 वाला, क्लियर। उसके अलावा क्या होता है, अगर हमारा सिंगल अकाउंट है, मतलब मान लो कि हम इंडिविजुअल हैं, हमने अपने नाम के एक अकाउंट ओपन कर रखा है पोस्ट ऑफिस में, क्लियर। अगर हमने पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट ओपन कर लिया तो उस केस में 10,000 वाली कंडीशन तो हमारे पे एप्लीकेबल है ही है, मतलब 10,000 वाला जो इंटरेस्ट की बेनिफिट है हमें वो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा 3500 ₹3500 पर अकाउंट के पीछे हमें एक एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगी, इसी को ही ट्विन बेनिफिट बोला जाता है, TWIN। ट्विन बेनिफिट मिलता है किसको, पोस्ट ऑफिस वालों को। एक तो 10,000 वाला सभी को मिलेगा ही मिलेगा, जो सेकंड बेनिफिट है वो 3500 का हमें अलग से एक डिडक्शन 80TT के अंडर एक और मिल जाएगा, मतलब 10,000 वो 3500 ये मैक्सिमम 13,500 की हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर हमारा पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है तो। एक और चीज़ सुन लो क्या होता है। अब पहले मैंने बोला था कि सिंगल अकाउंट है, इफ़ अ सिंगल पर्सन हैज ओपन एन अकाउंट इन द पोस्ट ऑफिस, अगर सिंगल पर्सन ने एक पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन कराया तो उस केस में 3500 और 10,000 मिलेगी। अगर हमने ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया, ज्वाइंट अकाउंट में क्या होता है, मैंने खुलवाया, मैंने अपनी स्पाउस का साथ ज्वाइंट कर दिया, मेरे बच्चों का है, ठीक है, मैं बच्चों के साथ अपना ज्वाइंट, मतलब एक ज्वाइंट अकाउंट वैसे मेनली हस्बैंड और वाइफ का खुलता है, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ का जो अकाउंट खुलता है वो ज्वाइंट अकाउंट खुल जाता है। उस केस में क्या होता है, उनको 3500 की जगह 7,000 की, मतलब 10,000 तो मिल रही है, 7,000 की एक और अलग से डिडक्शन मिल जाएगी 80 TTA के अंडर ही। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कोई डाउट है तो बता दो। ओके, नेक्स्ट डिडक्शन आती है इनकम बेस की, लास्ट डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80U की, ठीक है। 80U की डिडक्शन क्या होती है, 80U सिमिलर टू 80DD है, DD के जैसे ही है जो हमने पेमेंट बेस्ड वाली की थी। उसमें क्या होता है, 80DD वो पेमेंट बेस्ड थी कि हम अगर पेमेंट कर रहे हैं तो हमें डिडक्शन मिलेगी। इसमें क्या होता है, इसमें पर्टिकुलर इनकम अगर हमें रिसीव हो रही है तो उस केस में, दिव्या कौन सा रिपीट करना है, कौन सी डिडक्शन रिपीट करने के लिए बोल रहे हो? 80 TTA की सेविंग इंटरेस्ट वाली। दिव्या 80 TTA वाली बोल रहे हो? ओके, 7,000 वाला। इसमें क्या है, अगर हमारा पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है, एक 10,000 वाली तो डिडक्शन आपको पता ही है जो मिलनी है। उसके अलावा अगर आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, आप अगर सिंगल नेम से है, ठीक है, जैसे आपका दिव्या सचदेवा नेम है, आपका दिव्या सचदेवा के नेम से आपका अकाउंट खुल रखा है पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, उस केस में आपको 10,000 वाली तो मिल ही रही है, एक 3500 अलग डिडक्शन मिल जाएगी कि आपको अगर 13,500 तक का इंटरेस्ट मिलता है तो आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 13,500 से ऊपर अगर इंटरेस्ट मिलता है तो उस इंटरेस्ट पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर आपका दिव्या सचदेवा के साथ एक और नाम ऐड हो गया, मतलब 2 पर्सन्स का एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन हो रखा है, तो उस केस में 3500 की जगह 7,000 की डिडक्शन मिलेगी, मतलब डबल डिडक्शन में 3500 की जगह 7,000 की, ज्वाइंट में 7,000 प्लस 10,000, सिंगल में 3500 प्लस 10,000। अगर पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट है तो, अगर आपका बैंक से वगैरह है तो 10,000 मिलेगी, अगर सेविंग पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है तो 10,000 एक, 3500 एक, अगर सिंगल अकाउंट है 10,000 एक, 7,000 एक अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारी आ रही है 80U की। 80U में क्या होता है, ये सिमिलर टू 80DD है। 80DD में क्या होता था, हमने पेमेंट की है तो उसके बदले में हम कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराते थे, उसमें कोई पेमेंट करते थे तो हमें डिडक्शन मिल जाती थी। लेकिन अब 80U में क्या होता है कि हमें पेमेंट की जरूरत नहीं है, ये इनकम बेस्ड है कि अगर कोई भी पर्सन की, कौन से पर्सन की, अगर कोई भी पर्सन हु इज़ अ डिसेबल्ड क्या होता है, हु इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या होती है, इफ हिज body is not working, if his body is not working then he will be comes in the definition of, if he is not able to work then he will cover under the definition of disability। क्लियर है? अगर वो उसकी बॉडी काम नहीं कर सकती इन द सेंस अगर उसकी बॉडी 40% या 40% से ज़्यादा डिसेबल्ड है, मतलब उसके मान लो कि एक बाजू नहीं है या एक टांग नहीं है, तो वो 40% और 40% से ऊपर में कवर होता है, तो उस केस में उसको डिसेबल्ड माना जाता है। क्लियर है?
अगर उसकी फुल बॉडी डैमेज है, फुल बॉडी डैमेज का मतलब उसकी जो बॉडी डैमेज है उसकी 80% या 80% से डैमेज ज़्यादा डैमेज है, मतलब उसकी एबिलिटी नहीं है कुछ भी काम करने की। मान लो कि उसकी दोनों आर्म्स नहीं है या दोनों लेग्स नहीं है, ये एक आर्म नहीं है एक लेग्स नहीं है, तो वो सीवियर डिसेबल्ड में माना जाता है। सीवियर डिसेबल्ड में क्या होता है, सीवियर होता है जो कि 80% या 80% से ज़्यादा डिसेबिलिटी होती है, मतलब पर्सन कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो सीवियर डिसेबल्ड में होता है। तो अगर वो पर्सन डिसेबिलिटी की डेफिनेशन में कवर हो रहा है देन ही इज एलिजिबल टू गेट अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। अगर उस पर्सन की, अगर वो डिसेबल्ड है, अगर वो कोई भी इनकम अर्न कर रहा है तो उसकी 75,000 की एक डिडक्शन मिलती है उसको, मतलब एक फिक्स डिडक्शन मिलती है। हमने 80DD में पढ़ा था कि अगर हम कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो उस केस में उसको 75,000 की फिक्स डिडक्शन मिल जाएगी, चाहे एक्सपेंडिचर जितना भी हो, बट मस्ट बी एक्चुअली पेड। लेकिन 80U में क्या है, पर्सन की जितनी मर्जी इनकम हो उसको 75,000 की फिक्स डिडक्शन मिल जाती है। अगर उसकी 50,000 इनकम है तो 50,000 की डिडक्शन, 1 लाख की इनकम है तो 75,000 की डिडक्शन मिल जाएगी अगर इफ़ ही इज़ अ डिसेबल्ड। इफ ही इज अ सिवियर डिसेबल्ड, अगर वो सिवियर डिसेबल्ड है, इफ हिज बॉडी इज डैमेज 80 और मोर देन 80%, देन ही कैन गेट अ डिडक्शन ऑफ ₹1,25,000। दिस इज अ फिक्स डिडक्शन, ठीक है, इसमें ना कम है ना ज़्यादा है, एक फिक्स डिडक्शन है। डिसेबल्ड के केस में अगर उसकी 40% या 40% से ज़्यादा डैमेज है बट बिलो 80%, देन ही इज कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। अगर उसकी बॉडी 80% या 80% से ज़्यादा डैमेज है देन ही विल कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ सिवियर डिसेबल्ड, ठीक है। नाउ ही इज एलिजिबल टू गेट अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। क्लियर है, जो डिसेबल्ड है उसको 75,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, जो सिवियर डिसेबल्ड है उसको 1,25,000 की फिक्स्ड डिडक्शन मिल जाएगी। दोनों ही फिक्स्ड हैं, 75,000 फिक्स्ड है, 1,25,000 फिक्स्ड है। जितनी मर्जी इनकम हो उसको एक फिक्स डिडक्शन 75,000 है, 1,25,000 की इसको मिल जाएगी। क्लियर है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, डिसेबल्ड कैसे माना जाएगा, वो पर्सन डिसेबल्ड है या नहीं है। अगर उसने किसी भी नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन, नोटिफाइड मेडिकल अथॉरिटी लाइक PGI, जो PGI है, PGI से उसने सर्टिफिकेट ले रखा है दैट ही इज़ अ डिसेबल्ड, मतलब उसको सर्टिफिकेट मिल चुका है कि वो डिसेबल्ड है या सिवियर डिसेबल्ड है, देन ही इज एलिजिबल टू गेट अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। क्लियर है, और कोई डाउट है तो बता दो, है कोई डाउट। एंड एक और कंडीशन, ये सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी, रेजिडेंट इंडिविजुअल। है कोई डाउट। अब हमारी लास्ट डिडक्शन रहेगी 80G की, जो सबसे बड़ी डिडक्शन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, जिसके 10 मार्क्स में आने के चांसेस होते हैं पूरे। अब तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। किसी को डाउट। ओके, हम 80G की डिडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पेमेंट बेस्ड थी, जो हमने पहले लास्ट क्लास में हमने छोड़ दी थी, क्योंकि सबसे बड़ी डिडक्शन थी, मैंने लास्ट में ही कवर करानी थी। ये थोड़ी याद करने वाली है, मतलब इसमें जो नेम है मेनली वो याद रखने हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, इतना टिपिकल कुछ नहीं है, ठीक है। नेम याद रखने हैं, अगर आपको नेम याद हो जाते तो कुछ भी है। डिडक्शन बहुत ईजी है और ये 10 नंबर में आती है और काफ़ी चांसेस इसके 10 नंबर में आने के। क्लियर है। लास्ट डिडक्शन है हमारी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशंस टू सर्टेन फंड्स और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस अंडर सेक्शन 80G। अगर हम किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को या किसी भी सर्टेन फंड्स, कोई भी फंड्स होंगे जो कि स्पेसिफाइड या नोटिफाइड, जो कि स्पेसिफाइड है या नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट, then if we are donating to the specified or notified fund, then we are eligible to claim a deduction under section 80G। क्लियर है। अगर हम किसी सर्टेन फंड इन द सेंस किसी नोटिफाइड और स्पेसिफाइड फंड को हम डोनेट कर रहे हैं तो उस केस में हम डिडक्शन ले सकते हैं 80G के अंडर, ठीक है। अगर उनको हम कोई डोनेशन दे रहे हैं, दान वगैरह दे रहे हैं, इसमें बताता हूँ आपको, जैसे हमारा ये हमारे जो मंदिर होते हैं रजिस्टर्ड ट्रस्ट, जैसे दुर्गा मंदिर हमारा ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, इसको यहाँ पे डोनेट करेंगे तो हमें डिडक्शन मिल जाएगी।
ठीक है। और नैना देवी है, नैना देवी मंदिर, उसमें भी अगर हम डोनेशन देते हैं, वैष्णो देवी मंदिर है, वहाँ अगर डोनेशन देते हैं, सारे के सारे रजिस्टर्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है और ये रजिस्टर्ड होते हैं। जो भी रजिस्टर्ड ट्रस्ट, कोई भी रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट होगा, अगर हम उनको डोनेट वगैरह करेंगे तो हमें उस केस में हमें उस चीज़ की डिडक्शन मिल जाएगी जितना भी आपने दान दिया। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशन दस, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें हमने अगर दान दिया तो उसमें 100% हमें डिडक्शन मिल जाएगी। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें हमने दान दिया लेकिन 100% उसमें डिडक्शन नहीं मिलती। 100% डिडक्शन नहीं मिलती मतलब इसमें अलग अलग नेम है। मैं आपको सारा एक बार पूरा का पूरा पढ़ के दिखाऊंगा कि कौन कौन से डिडक्शन, कौन कौन से फंड्स हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं या कौन से फंड बने हुए हैं जिसमें हम अगर कंट्रीब्यूट करते हैं, डोनेट करते हैं तो उसमें हमें 100% मिलेगा। कौन से हैं जिनमें हमें 50% मिलेगा। इसके बाद कुछ एक और कंडीशन होती है, कुछ 100% होते हैं, कुछ 50% होते हैं। लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं फंड्स जिनमें हम विदाउट लिमिट भी कर सकते हैं और कुछ होते हैं विद लिमिट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे हैं जिसमें 100% कोई लिमिट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस 100% हमें मिलना ही मिलना। ठीक है, कुछ ऐसे फंड है जिन पे 100% तो मिलता है लेकिन विद लिमिट मिलता है। ठीक है, कुछ ऐसे फंड है जिन पे 50% मिलता है, किस पे विदाउट लिमिट मिलता है, किस पे विद लिमिट मिलता है। तो इस केस में हमने सारा का सारा पढ़ना है 80G में कि कौन कौन से फंड है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम डोनेट करें तो हमें उसका बेनिफिट मिल सके 80G के अंदर। ठीक है, आपको पूरी डिडक्शन पढ़ाता हूँ। सबसे पहले क्या है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड्स और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस अंडर सेक्शन 80G। डिडक्शन क्या है, डोनेशन से रिलेटेड है। अगर हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को कर रहे हैं, किसी सर्टेन फंड्स को कर रहे हैं, तो इसके केस में हम क्या डिडक्शंस ले सकते हैं। क्लियर है? क्या है इसमें कैलकुलेट दी क्वालिफाइंग अमाउंट फॉर डिडक्शन। इसमें हमने क्वालिफाइंग अमाउंट डिडक्शन करनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कुछ डिडक्शंस होती है क्वालिफाइंग लिमिट के अकॉर्डिंग, क्वालिफाइड मतलब लिमिट के अकॉर्डिंग होती है, और कुछ डिडक्शंस हमारी विदाउट लिमिट होती है। ठीक है, कुछ डिडक्शंस होती है हमारी लिमिट के अकॉर्डिंग और कुछ डिडक्शन विदाउट लिमिट होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, नो लिमिट ऑफ डिडक्शन। कौन कौन सी डिडक्शंस है जिसमें कोई भी लिमिट नहीं होती। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है ये इट इंक्लूड्स। क्या इंक्लूड्स होता है, सबसे पहले कौन कौन सी है जो विदाउट लिमिट मिलती है डिडक्शन, जिसमें कोई भी लिमिट नहीं होती। क्लियर है? सबसे पहले है हमारी नेशनल डिफेंस फंड। अगर हमारा कोई नाम किसी नेशनल डिफेंस फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नेशनल डिफेंस फंड, उसमें अगर हम उसमें हम डोनेट कर रहे हैं तो हमें उसकी 100% डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट आता है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। ये चीज़ याद रखना, अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री से रिलेटेड कोई भी फंड बना हुआ है तो सभी में हमें 100% मिलेगी। सिर्फ 2 फंड को छोड़ के, 2 प्राइम मिनिस्टर के फंड को छोड़ के सभी प्राइम मिनिस्टर के फंड में हमें 100% विदाउट लिमिट डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर है? सेकंड है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। थर्ड है पीएम ड्रोट रिलीफ फंड, पीएम ड्रोट रिलीफ फंड। नेक्स्ट है पीएम नेशनल रिलीफ फंड। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड। नेक्स्ट है नेशनल चिल्ड्रन फंड। ये सारे के सारे 100% में विदाउट लिमिट। नेक्स्ट आता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे जो प्राइम मिनिस्टर के नाम आ रहे हैं, पीएम से रिलेटेड आ रहे हैं, वो सारे के सारे इसी में कवर हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अफ्रीका कॉन्ट्रीब्यूशन फंड। एक अफ्रीका का कॉन्ट्रीब्यूशन है, अफ्रीका में कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई जिसमें हमने कॉन्ट्रीब्यूट किया था, उस रिलेटेड भी हमें 100% डिडक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट आता है राजीव गांधी फाउंडेशन फंड। राजीव गांधी फाउंडेशन फंड में क्या आता है, राजीव गांधी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने फाउंडेशन फंड बनाया था, उसमें भी अगर हम कंट्रीब्यूट करते तो हमें 100% डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, अब भी आपने देखा होगा कि कोरोना से रिलेटेड कुछ एक फंड बना हुआ है प्राइम मिनिस्टर का, तो उसमें भी अगर हम डिपॉजिट कराते हैं तो उसमें भी 100% डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल फंड। नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल फंड है, ये मेनली नाम याद रखने और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनी यूनिवर्सिटी और एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उस केस में भी हमें 100% डिडक्शन मिलेगी विदाउट लिमिट।
चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड महाराष्ट्र, चीफ मिनिस्टर का कोई अर्थक्वेक आया था हमारा महाराष्ट्र में, तो उस रिलेटेड सीएम ने एक फंड बनाया था जिसमें अगर हम डोनेट करते हैं तो हमें 100% डिडक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट है नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूज़न काउंसिल। इसमें क्या होता है, अगर ब्लड वगैरह से जो चेंज वगैरह करते हैं बच्चों का जिनको थैलेसीमिया होता है, तो उस रिलेटेड एक फंड बना हुआ है, तो उस केस में हम इसकी डिडक्शन ले सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है नेशनल फंड सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट और फॉर मेडिकल रिलीफ। एक स्टेट गवर्नमेंट ने मेडिकल रिलीफ के लिए फंड बना रखा है, अगर उससे रिलेटेड अगर हम कोई भी कंट्रीब्यूट करते हैं, कोई भी डोनेशन देते हैं, तो हमें उसका बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट आता है नेशनल इलनेस असिस्टेंट फंड। हाँ जी जसप्रीत, 100 और 50% की लिमिट्स होती है, लेकिन वो मैं बाद में कराऊंगा। उसके सिर्फ 2-3 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको कवर कर दूंगा। अब ये सारे 100% वाले हैं, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, विदाउट लिमिट है। ये सारे के सारे फंड 100% में ही कवर होते हैं। क्लियर है, और विदाउट लिमिट। नेक्स्ट है नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड, नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड। नेक्स्ट आता है नेशनल स्पोर्ट्स फंड, नेशनल स्पोर्ट्स फंड। अगर नेशनल स्पोर्ट्स फंड में हम कॉन्ट्रीब्यूट कर, नेशनल कल्चरल फंड। नेक्स्ट है नेशनल कल्चर। ये सारे के सारे जो फंड है इनमें 100% हमें डिडक्शन मिल जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन फंड। स्वच्छ भारत कोष जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्टार्ट किया था, स्वच्छ भारत कोष सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये भी इसी में कवर हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्लीन गंगा फंड सेटअप बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई क्लीन गंगा को क्लीन करने के लिए जो फंड क्रिएट किया था, 0.5% लगता था ये, ठीक है। स्वच्छ भारत भी 0.5% था। क्लीन गंगा सेस लगता था 0.5%, वो भी इसी में ही कवर हो जाता है। नेक्स्ट है नेशनल फंड फॉर सेंट्रल ऑफ ड्रग एब्यूज, ड्रग राइज लिखा हुआ, ड्रग एब्यूज़ लिखना है, इसका मिस्टेक है। तो इसमें नेशनल फंड ड्रग एब्यूज़ के लिए क्या होता है, अगर जो ड्रग्स वगैरह लेते थे उनसे रिलेटेड, उनका अगर ड्रग एब्यूज़ से रिलेटेड होता था कि अगर जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं उनको उनका ये जो हैबिट होती है ख़त्म करने के लिए अलग अलग फंड बने हुए हैं कि उनका जो खर्चा वगैरह किया जाता है, उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उनके ड्रग्स वगैरह ख़त्म कराने के लिए, तो उस रिलेटेड जो भी फंड बना हुआ अगर हम इसमें कौन भी में 100% मिल जाता था। ठीक है। नेक्स्ट आता है जिला साक्षरता फंड। जिला साक्षरता फंड एक क्रिएट कर रखा है, उसमें भी अगर कंट्रीब्यूट कराते हैं तो उसमें भी हमें 100% डिडक्शन मिल जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं विद लिमिट डिडक्शन। विद लिमिट क्या होता है, विद लिमिट डिडक्शन में क्या होता है, पहले तो विदाउट लिमिट थी कि हम जितना भी कंट्रीब्यूट किया सारा का सारा हमें डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन अब क्या है, अगर विद लिमिट डिडक्शन में क्या होता है, डोनेशंस गिवन टू किस को डोनेशन, सबसे पहले है द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अब किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को हम कोई भी, कैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी हम डोनेशन देते हैं तो उसमें विद लिमिट हमें डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट है एनी लोकल अथॉरिटी। अगर हम किसी लोकल अथॉरिटी को, लोकल अथॉरिटी क्या होती है, जैसे म्यूनसिपैलिटी होगी, पंचायत होगी, तो इस केस में हम अगर लोकल अथॉरिटी को कोई भी डोनेशन देते हैं तो उस केस में भी हमें विद लिमिट डिडक्शन मिल जाएगी। विद लिमिट में आपको सारा समझा दूंगा क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट आता है एनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पहले था चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड बाय दी या नोटिफाइड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, अब है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है तो उसमें भी विद लिमिट है। नेक्स्ट एनी कॉर्पोरेशन सेटअप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटीज़ क्या होती हैं, जिनकी हमारी यहाँ पे जनसंख्या कम है, जो पॉपुलेशन कम है। जैसे आपने केस सुना ही होगा सलमान खान वाला कि काले हिरन वाला, तो उनका केस वैसे तो काफ़ी लोग एनिमल्स का शिकार करते हैं लेकिन उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन इस केस में क्यों हुआ, क्यों जो काला हिरन है उसकी जो पॉपुलेशन है, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, मतलब वो माइनॉरिटीज़ हैं, बहुत कम है उनकी जनसंख्या पॉपुलेशन, तो उस केस में इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर उनको प्रोटेक्ट ना किया जाए तो प्रोटेक्ट वो उनकी जो प्रॉपर जाति है वो सारी की सारी खत्म हो जाती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से कॉर्पोरेशन फंड सेटअप कर रखे हैं गवर्नमेंट ने। तो उस केस में अगर हम उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो भी खर्चा होता है उसके खर्चे के बीच में अगर हम अपना डोनेशन दे देते हैं, कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उस केस से रिलेटेड भी हमें अलग से डिडक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट एनी लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग
इन इंडिया, अगर कोई भी लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे फंड बना रखे हैं जो कि फैमिली प्लानिंग वगैरह के लिए बेनिफिशियल है, जो हमें प्रॉपर गाइड करते हैं फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड जो भी फंड बन रखे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा होता है तो उसके लिए उन्होंने फंड बना रखे हैं, तो उस फंड में अगर हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसका भी हमें विद लिमिट डिडक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट होता है एनी अमाउंट गिवन फॉर रिपेयर और रेनोवेशन ऑफ एनी टेम्पल, गुरुद्वारा, चर्च और एनी अदर प्लेस ऑफ हिस्टोरिक, आर्कियोलॉजिकल और आर्टिस्टिक इम्पोर्टेंस फॉर आ प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप। अगर हम कोई भी अमाउंट हमने दे रखी है, कोई भी अमाउंट है हमने किसको दी है, किसी भी टेम्पल को हमने कोई भी अमाउंट दी एज अ डोनेशन, किस लिए, वहाँ की रिपेयर के लिए होगी, ठीक है, रेनोवेशन के लिए होगी, ऑफ एनी टेम्पल, गुरुद्वारा, किसी गुरुद्वारा, टेम्पल और चर्च की हमने रिपेयर और रेनोवेशन के लिए कोई भी हमने डोनेशन दिया, वो अगर वो हिस्टोरिक नेचर के हैं, आर्कियोलॉजिकल नेचर के हैं या आर्टिस्टिक नेचर के हैं, तो उस केस में भी विद लिमिट डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट रहता है एनी अमाउंट गिवन बाय कंपनी टू इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी अमाउंट हमने किसी भी कंपनी को दी है जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशंस के लिए काम कर रही है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के लिए काम कर रही है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफाइड है, ऑथराइज्ड है, तो ही हमें उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट रहता है एनी फंड टू विच दिस सेक्शन अप्लाई, एग्जाम्पल पीएम स्टूडेंट एड फंड, पीएम फोक आर्ट। आपको मैंने बोला था सारे के सारे पीएम वाले 100% में कवर होते हैं, लेकिन सिर्फ 2 फंड है, कौन से, पीएम स्टूडेंट एड फंड एंड पीएम फोक आर्ट फंड, ये 2 फंड हैं जो कि हमें विद लिमिट में कवर करते हैं, जो कि अगर हम उनमें डोनेशन देते हैं तो हमें विद लिमिट, कौन सा है, पीएम स्टूडेंट एड फंड एंड पीएम फोक आर्ट फंड, ठीक है। नेक्स्ट रहता है एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन, अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या कोई स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन है, तो उस केस में अगर कोई भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन है या हमारा कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो उस केस में भी हमें 100% डिडक्शन मिल जाएगी। अब इसकी डिडक्शन कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे हमारी लिमिट होती है, कैसे देखा जाता है इसको सारा का सारा। सबसे पहले कैसे है, शेल क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अप टू अ लिमिटेड अमाउंट, द लिमिट्स कैसे होती है, एक्चुअल टोटल डोनेशंस गिवन अंडर दिस कैटेगरी, मतलब विद लिमिट में जितनी भी हमने डोनेशन दी है वो सारी की सारी टोटल कर लो, फिर क्या करना है, 10% ऑफ जीटीआई एडजस्टेड, अगर हमारी जितनी ग्रोस टोटल इनकम है एडजस्टेड उसका 10% ले लो, इन दोनों में से जो कम होगा हम उतनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम, विद लिमिट में, विदाउट लिमिट में तो पूरी है, जो विद लिमिट में है उस केस में एक्चुअल टोटल डोनेशन गिवन अंडर दिस कैटेगरी और 10% ऑफ जीटीआई एडजस्टेड विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम होगी उतनी हमने डिडक्शन क्लेम कर लेनी है, टोटल जितना डोनेशन दिया है या 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, जो कम होगा उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, क्या कंडीशन है, इट मस्ट नॉट बी इन काइंड में नहीं हो सकता, ये कभी भी कैश होना चाहिए, गिवन टू स्पेसिफाइड, काइंड का क्या मतलब है, कोई चीज़ दे दी, जैसे कोई टेबल वगैरह देती है, वो इसमें कवर नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट है गिवन टू स्पेसिफाइड फंड, जो फंड स्पेसिफाई हो रखा है उस फंड में दिए होने चाहिए, गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिए होने चाहिए, ऐसे नहीं हम बिना किसी के ऐसे मतलब विदाउट नाम वगैरह दिए या किसी पर्सन को, जो पर्टिकुलर पर्सन उसको नहीं दे रहे, तो उस केस में हमें इसकी डिडक्शन नहीं मिलती। इफ़ डोनेशन एक्सीड, अगर 2000 से ज़्यादा डोनेशन दे रहे हैं तो ये कैश में नहीं दे सकते, इसको अकाउंट पे चेक के थ्रू देना पड़ेगा। मस्ट नोट गिवन फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और क्लास एटसेट्रा, इसका क्या मतलब है, जो हम ये डोनेशन दे रहे हैं तो वो किसी पर्टिकुलर या किसी कास्ट से रिलेटेड नहीं देना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते, हम किसी मंदिर में अगर दान दे रहे हैं तो ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए या मुसलमानों के लिए, मुस्लिम्स के लिए, हमने जो दान दिया वो सभी के लिए ही होगा, ठीक है, तो ही हम इसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। शुड नॉट बी गिवन टू पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे सकते, अगर पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं तो हमारी वो 80GGB और 80GGC में कवर होती है, ठीक है। मेड आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम, ये टैक्सेबल इनकम में से ही पे होना चाहिए, ऐसा ना हो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है, हम एग्रीकल्चर में से पे करके फिर डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। अगर हमारी टैक्सेबल इनकम है तो टैक्सेबल इनकम का ही हम बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है नोट, इसमें नोट पढ़ो, ये ध्यान से क्या है, आउट ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट 100% ऑफ डोनेशन फॉर फैमिली प्लानिंग प्लस बाय अ कंपनी टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड द बैलेंस क्वालिफाइंग अमाउंट 50%। आपको मैंने आगे विद लिमिट में सारी डिडक्शन, सारे के सारे फंड बताए हैं, इनमें से एक
एनी लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग ये वाला, और एनी अमाउंट गिवन, नहीं सॉरी ये नहीं है, ये वाला एनी अमाउंट गिवन बाय द कंपनी टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन नोटिफाइड। ये जो दो फंड है, एक तो हो गया फैमिली प्लानिंग वाला, एक हो गया इंडियन ओलंपिक वाला, इन दोनों के लिए 100% मिलेगी, बाकी के जो बैलेंस है उनका 50% है। अब इसको विद लिमिट क्यों बोलते हैं? विद लिमिट का एक आपको मैं एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन है, हमारी जीटीआई है 40 लाख, टोटल जीटीआई है 40 लाख, लेकिन हमने एडजस्टेड जीटीआई देखनी होती है, ठीक है। पीएम नेशनल रिलीफ फंड है, पीएम नेशनल रिलीफ फंड, इट मीन हमने 1 लाख की 100% डिडक्शन मिलेगी क्योंकि ये विदाउट लिमिट है, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल डिफेंस फंड, ये भी हमारा 2 लाख 100% में होता है। टेम्पल ऑफ पब्लिक वर्शिप फॉर इट्स रिपेयर्स, जो पब्लिक वर्शिप वाला था इसकी रिपेयर के लिए हमें क्या था, ऊपर यहाँ पे पॉइंट दे रखा था रिपेयर, ये हमारा विद लिमिट में, ठीक है, ये हमारा विद लिमिट वाला पॉइंट है। नेक्स्ट है टू अ लोकल कॉलेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉमर्स बैंक, ये 1 लाख की है, ये 9 लोकल कॉलेज को दे रखा है। टू अ पुअर स्टूडेंट एज एड, ये हमारा कभी भी कवर नहीं होता, 10,000 क्योंकि हमने किसी को ऐसे ही दान दे दिए तो किसी भी कवर नहीं होता क्योंकि ये नोटिफाइड नहीं है। नेक्स्ट है म्यूनसिपल कमेटी, ये होगी हमारी लोकल अथॉरिटी जो कि हमारे विद लिमिट में कवर हो रही है, लोकल अथॉरिटी म्यूनसिपल कमेटी। टू पीजीआई चंडीगढ़ फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली, फैमिली प्लानिंग वर्ड आ गया, इट मीन्स ये 50,000 हमारी 100% है, क्लियर है। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक, ये भी हमारी 100% में कवर हो रही थी 20,000 वाली। अब जीटीए में क्या क्या इंक्लूड है, जीटीए हमने 40 लाख ली थी, लेकिन हमने लेनी क्या है, एडजस्टेड जीटीए, हमारा एडजस्टेड वर्ड था, एडजस्टेड जीटीए लेनी थी, तो उस केस में क्या है, टोटल जीटीए 40 लाख है, एडजस्टेड जीटीए कैसे निकलेगी, अगर हम उसमें से जीटीए इंक्लूड 10 लाख एज अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एलटीसी, एलटीसी अगर हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई निकाला है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारी जीटीए में तो इंक्लूड होता है, लेकिन एडजस्टेड जीटीए में हमारा 10 लाख इंक्लूड नहीं होगा, तो हमने एडजस्टेड जीटीए निकालनी है तो क्या करेंगे, 40 लाख जो जीटीआई थी उसमें से 10 लाख ग्रोस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम डिडक्ट कर देंगे तो हमारी एडजस्टेड जीटीआई आ जाएगी, मतलब 30 लाख हमारी एडजस्टेड जीटीआई आएगी। अब डिडक्शन कितनी अलाउड है, अब डिडक्शन देख लो कितनी अलाउड है, एक विद लिमिट थी, एक विदाउट लिमिट थी। जो विदाउट लिमिट है पहले हम वो देख लेते हैं, 1 लाख 2 लाख और 20,000 कैसे आई। सबसे पहले नेशनल पीएम नेशनल रिलीफ फंड, ये हमारी कौन सी थी, 1 लाख टोटल विदाउट लिमिट वाली में थे, विदाउट लिमिट वाली, ये 1 लाख, ये 1 लाख आ गई। नेक्स्ट थी नेशनल डिफेंस फंड, 2 लाख है तो हमारी 2 लाख आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आ रही है चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक फंड जो कि 20,000 है, ये भी हमारी विदाउट लिमिट थी तो हमारी 20,000 इसमें कवर होगी। टोटल जो विदाउट लिमिट है 3,20,000, ये तो हमें पूरी डिडक्शन मिलेगी, पूरी की पूरी मिलेगी क्योंकि ये विदाउट लिमिट था। नेक्स्ट विद लिमिट में क्या क्या आ रहा था, विद लिमिट में आ गया रिपेयर वाला 2 लाख, लोकल कॉलेज टोटल 2 लाख, आगे नेक्स्ट आ गया हमारा, सॉरी लोकल कॉलेज नहीं, हमारा 2 लाख ये आ गया, क्लियर है। एक लोकल कॉलेज वाला आ गया 1 लाख, ठीक है, लोकल कॉलेज को हम दे रहे हैं क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ये भी हमारा विद लिमिट है। नेक्स्ट पीजीआई है फैमिली प्लानिंग, ये भी विद लिमिट वाला था 50,000 और 50,000 आ गया, और 1 लाख हमारे ये म्यूनसिपैलिटी में जो लोकल अथॉरिटी था ये भी हमारा किस में था, विद लिमिट में। टोटल हमारा हो गया 3,20,000, ठीक है, सॉरी 4,50,000, 4,50,000 हमारा क्या है विद लिमिट वाले में। हमारी कंडीशन क्या थी विद लिमिट में, एक्चुअल टोटल डोनेशन, एक्चुअल टोटल डोनेशन कितना है 4,50,000, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई 4.5 लाख और 10% ऑफ एडजस्टेड 4.5 लाख तो हमने डोनेशन दिया विद लिमिट में 4.5 लाख, और एडजस्टेड जीटीआई का 10% कितना होगा, 30 लाख एडजस्टेड जीटीआई निकाली थी हमने, 30 लाख का 10% 3 लाख, 4.5 लाख और 3 लाख विच आवर इज लेस 3 लाख। 3 लाख में से 3 लाख तो हमारी लिमिट निकल आई। अब लिमिट में से जो फैमिली प्लानिंग और इंडियन ओलंपिक वाली थी वो 100% थी, अब इसमें सिर्फ फैमिली प्लानिंग है, तो फैमिली प्लानिंग हम 50,000 पूरा का पूरा ले लेंगे, मतलब 3 लाख में से 50,000 की तो पूरी ले लेंगे, मतलब 3,20,000 पूरी मिली, एक 50,000 पूरी मिली। जो बैलेंस 2.5 लाख रह गया उसका 2.5 लाख का हमें 50%, मतलब 1,25,000। टोटल डोनेशन कितनी होगी हमारी, टोटल डिडक्शन कितनी, 3,20,000 एक होगी, 50,000 एक होगी, 3,70,000 और 1,25,000 एक और होगी। ये देखो टोटल डोनेशन कैसे होगी, 1,25,000 ये होगी। टोटल जीटीए कितने लगी, 40 लाख थी और 40 लाख में 4,95,000 हमने माइनस करके 35,05,000 टैक्सेबल इनकम निकाल दी। ये कैसे आई, 3,20,000 ये होगी, 50,000 ये होगी, 3,70,000 और बाकी 2.5 लाख की 50%, 1,50,000 होगी हमारी 4,95,000, 35,05,000 हमारी टोटल डिडक्शन, टोटल टैक्सेबल इनकम होगी। 4,95,000 हमने 80G में डिडक्शन ले ली। क्लियर है सबको, डाउट है कोई?
किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है ना सबको? हमारे ये डिडक्शन का चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। एक बार जस्ट मैं ओवरव्यू कर रहा हूँ पूरे के पूरे चैप्टर का। अगर किसी को कहीं भी डाउट हो तो अभी के अभी पूछ लेना, ठीक है? एक बार मैं सारा का सारा रिवाइज करा रहा हूँ, ओवरव्यू कर रहा हूँ सारा का सारा चैप्टर। हमने क्या चैप्टर है हमारा? डिडक्शंस आउट ऑफ ग्रोस टोटल इनकम। डिडक्शंस क्या होती है? जो इनकम में इंक्लूड ऑलरेडी इंक्लूड होती है, उनको इनकम में से माइनस करके हम अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हो, टैक्सेबल, और उसके ऊपर टैक्स कम लगता है। क्लियर है? इसमें से कौन कौन सी इनकम थी जो एलिजिबल नहीं है? हमारी सारी इनकम्स एलिजिबल होती है, सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर्ड अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम और इनकम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 115A टू 115D। ठीक है? इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या थी डिडक्शन क्लेम करने की? GTI माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर्ड अंडर सेक्शन 111A माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस कैजुअल इनकम माइनस इनकम कवर्ड अंडर सेक्शन 115 सेक्शन। क्लियर है? ये मैक्सिमम डिडक्शन की एलिजिबिलिटी है, मैक्सिमम लिमिट है जितनी हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मतलब हमारा लॉस है तो हमें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, हम जितनी हमारी इनकम है मैक्सिमम उतनी ही कर सकते हैं, लेकिन इनमें ये 4 इनकम इंक्लूड नहीं होती। ठीक है? नेक्स्ट क्या हमने क्या पढ़ा था? डिडक्शन एक पेमेंट बेस्ड होती है, इनकम बेस्ड होती है। पेमेंट में अलग अलग एक्स्ट्रा सेक्शंस होते हैं और इनकम्स में अलग अलग है। जो पेमेंट के बेस में मिलती है वो पेमेंट में कवर होती है, जो इनकम के बेस में मिलती है वो इनकम में कवर होती है। ठीक है? तो हमारी पेमेंट बेस थी वो 80C टू 80 GGC तक थी, और हमारी पेमेंट वाली जो हमारी इनकम वाली है वो 80 IA से लेके 80 U तक थी। ठीक है? सबसे पहले 80C में पढ़ा था हमने कि उसमें जो पेमेंट और इन्वेस्टमेंट, हमने कोई सेविंग कर रखी है, इन्वेस्टमेंट करके PF LIC या कोई फंड के नाम जैसे आए हुए थे, ठीक है, जैसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट वगैरह जैसे अकाउंट के नाम थे, अगर उनमें डिपॉजिट कराते तो हमें 1,50,000 की डिडक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा 80CCC का, इसमें पेंशन फंड था, अगर पेंशन फंड में डिपॉजिट कराते हैं। नेक्स्ट 80CCD में, CCD में क्या था हमारा? वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक अप्रूव कर रखा था पेंशन फंड, उसमें डिपॉजिट करते उसे 50,000 की एडिशनल डिडक्शन मिलती थी 1.5 लाख के अलावा। नेक्स्ट हमारी आती है 80CCG। 80CCG में क्या था हमारा? 80CCG में क्या था? हमने अगर कोई इक्विटी सेविंग स्कीम में, कोई नोटिफाइड सेविंग स्कीम में अगर डिपॉजिट कराते हैं तो उसकी हमें डिडक्शन मिल जाती है। इसमें मैक्सिमम लिमिट 12 लाख थी कि GTA 12 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, न्यू रिटेल इन्वेस्टर होना चाहिए, समथिंग ऐसे करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हमारी आई थी 80D में। 80D में क्या आती है हमारी? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर हम कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं, अपना लें, अपने स्पाउस का लें, बच्चों का लें या पेरेंट्स का लें। जो लाइफ इंश्योरेंस था पेरेंट्स का नहीं ले सकते, जनरल इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस पेरेंट्स का ले सकते हैं। ठीक है? जो मेडिकल, इसमें 80D में क्या कवर होता है? 80D में हमारा था हम ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 की डिडक्शन ले सकते हैं अगर हम खुद का, स्पाउस का, अपने पेरेंट्स का, किसी का भी करवा रहे हैं, अगर सारे नॉन सीनियर सिटीजन हैं तो। और 5,000 की अलग से हमारी कैश में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की डिडक्शन मिलती है। जो 25,000 वाली डिडक्शन है वो अकाउंट पे चेक के थ्रू होनी चाहिए, जो 5,000 वो हमारी कैश में हो सकती है। ठीक है? अगर हमारे सीनियर, जो हमारे पेरेंट्स हैं सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में उनकी 25,000 की जगह 30,000 डिडक्शन मिल जाएगी। मतलब 25 हमारी मिल जाएगी और 30 उनकी, मतलब टोटल 55 मिल सकती है मैक्सिमम डिडक्शन। 5,000 अलग से है, या पेरेंट्स की लो या अपनी लो। 5,000 जो कैश वाली डिडक्शन है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की, वो अलग से। क्लियर? नेक्स्ट आता है 80DDB। 80DDB में क्या बताया था? सॉरी, नेक्स्ट है 80DD। 80DD में क्या बताया था? फिक्स डिडक्शन मिलती है। अगर कोई डिपेंडेंट पर्सन है, डिसेबल्ड है या सीवियर डिसेबल्ड है, तो उसमें 75,000 और 1,25,000 की फिक्स डिडक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट डिडक्शन है 80DDB की। 80DDB में क्या आता है? कोई भी पर्सन अगर किसी डिपेंडेंट पर्सन की जो कि एक स्पेसिफाइड डिसीज से सफ़र कर रहा है, जैसे कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिसीज, थैलेसीमिया, कोई भी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, अगर किसी भी पर्टिकुलर डिसीज से, नोटिफाइड डिसीज से अगर वो सफ़र कर रहा है, अगर उनका खर्चा करते हैं तो हमें उसकी डिडक्शन मिल जाती है, जो 40,000, 60,000 और 80,000 3 डिडक्शन थी एज के अकॉर्डिंग। ठीक है? नेक्स्ट आई 80E की। 80E जो एजुकेशन रिलेटेड, अगर हायर स्टडी के लिए अगर हम कोई लोन ले रहे हैं तो उसके ऊपर जितना भी हमने इंटरेस्ट पे किया, उसका इंटरेस्ट जितना भी एक साल में जितना पे किया, उसकी हमें डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था 80EE। 80EE में क्या पढ़ा था? अगर हम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए कोई लोन ले रहे हैं तो उसके ऊपर एक साल में जितना भी इंटरेस्ट पे करेंगे वो हमें सारा का सारा डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन थी 50,000 की। 50,000 से ऊपर हम क्लेम नहीं कर सकते। और कंडीशन क्या थी? उस टाइम हमारा कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आया था 80GG। 80GG में क्या था कि अगर हम कोई हाउस रेंट, कोई हमने हाउस ले रखा है रेंट पे एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए, और उस सिटी में हमारा कोई भी रेजिडेंशियल हाउस नहीं है, तो उस केस में हम 80GG की डिडक्शन ले सकते हैं। उसमें लिमिट थी तीन थी, तीनों में से जो कम होगी उतनी हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट डिडक्शन थी 5,000 पर मंथ, मतलब 60,000 पर एनम।
ठीक है। सेकंड थी हमारी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटी है। थर्ड थी हमारी 25% ऑफ एडजस्टेड जी। तीनों में से जो कम थी उतनी हम 80 जीजी के अंडर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है 80 जीजीए की। अगर हम कोई रूरल डेवलपमेंट, कोई हम साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को या कोई रूरल डेवलपमेंट वाले इंस्टीट्यूशन को हम कोई डोनेशन देते हैं तो हमें 100% डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा 80 जीजीबी। अगर कोई भी कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दान दे रही है, मतलब कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, तो उस केस में कंपनी को 100% डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन ये कैश में नहीं होना चाहिए, ठीक है। 100% डिडक्शन लेकिन कैश में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट डिडक्शन हमने क्या देखी थी 80 जीजीसी की। अगर कोई भी पर्सन एक्सेप्ट कंपनी के अलावा कोई भी और पर्सन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को दान दे रहा था, उस केस में क्या होगा, उसको 100% डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन ये कैश में नहीं हो सकती। क्लियर है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था 80G, जो आज ही पढ़ी हमने 80G में क्या डोनेशन से रिलेटेड है। अगर हम किसी पर्टिकुलर नोटिफाइड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस वगैरह को, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कोई दान वगैरह देते हैं, कोई फंड बने हुए जिनमें अगर हमने डोनेट करते हैं तो उस केस में हमें 100%, 50%, विद लिमिट, विदाउट लिमिट डिडक्शन मिल जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारी ये पेमेंट खत्म हो गई थी। पेमेंट के बाद इनकम स्टार्ट की। इनकम बेस में क्या थी, सबसे पहले हमने पढ़ी थी 80JJ। 80JJ में हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट था। उसमें क्या था, अगर हम कोई भी वेस्ट का यूज़ करके, डिग्रेडेबल वेस्ट का यूज़ करके हम बायोगैस बनाते हैं, पेस्टिसाइड्स बनाते हैं या फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, तो उस केस में क्या था, उस केस में जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसको 5 साल तक उसका 100% प्रॉफिट का बेनिफिट कर सकते हैं। अगर हम इफ़ वी आर डूइंग अ बिजनेस ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इफ वी आर प्रोड्यूसिंग एनी बायोगैस और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड, देन वी कैन क्लेम अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJ। we can claim 100% of profit, we can claim a deduction 100% of the profit, ठीक है। but it can be claimed up to the initial 5 years, पहले 5 साल के लिए हम क्लेम कर सकते थे। नेक्स्ट आया था 80JJA। उसमें क्या था, हमारा न्यू एम्प्लॉय कोर्स था। अगर हमने कोई न्यू एम्प्लॉय किया तो उस केस में हम इसकी एडिशनल 30%, एडिशनल कोर्स का 30% एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJA कर सकते हैं। तो उसके बाद इसकी कंडीशंस क्या थी, कंडीशन थी कि किसी भी एम्प्लॉय की 25,000 से ऊपर सैलरी नहीं हो सकती। अगर गारमेंट्स का काम कर रहा है तो 165 दिन कम से कम कंपनी में होना चाहिए। अगर गारमेंट्स का काम नहीं होने, कम से कम 240 दिन कंपनी में होना चाहिए, ठीक है। एक और कंडीशन क्या थी, जितने भी उसके टोटल एम्प्लॉई हैं, मान लो कि 50 हैं, पहले तो कम से कम 5 बढ़ने चाहिए, मतलब 10% ऑफ दी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई एंड एग्रीगेट 50 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब टोटल मिला के 50 से ज़्यादा हो, और कम से कम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का 10% एक्सीड होना चाहिए, मतलब न्यू एम्प्लॉय आने चाहिए। टोटल मिला के 50 से जितने ऊपर होंगे उतनी न्यू एम्प्लॉय को जो भी एडिशनल कॉस्ट आएगी उसका 30% हम क्लेम कर सकते थे। क्लियर है। इसमें कोई बिजनेस मैटर नहीं, कोई भी बिजनेस हो लेकिन वो कंडीशन फुलफिल कर रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था 80QQB। 80QQB में क्या पढ़ा था, अगर कोई रॉयल्टी मिलती है ऑथर को तो उसको मैक्सिमम डिडक्शन 3 लाख की में उसको डिडक्शन क्लेम कर सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी 80RRB। वो क्या था, अगर कोई भी पेटेंटी कौन होता है, जिसको कोई भी पेटेंटी एक्ट 1970 के अंदर उसको पेटेंट मिल रखा है किसी भी चीज़ को बनाने का, किसी भी फॉर्मूले को यूज़ करने का। अगर वो उस फॉर्मूले को यूज़ ना करके उसको सेल कर देता है तो उसके बदले उसको 3 लाख की मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकती थी, ठीक है। इसमें 15% वाला अमाउंट नहीं होता, क्योंकि इसमें पेटेंट का राइट डायरेक्ट सेल होता है। इसमें कोई बुक्स वगैरह ये नहीं है, पर बुक के अकॉर्डिंग कोई सेल वो मिलेगी। इसमें डायरेक्ट 3 लाख की डिडक्शन है, एक ही है। जो QQB में तो उसमें 3 लाख और 15% वाली थी, लेकिन मैक्सिमम 3 लाख ही रहती है। जो RRB में वो 3 लाख ही है टोटल, सिर्फ एक 3 लाख की है, 15% वाला इसमें पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट है 80TTA की। 80TTA में क्या पड़ा था, अगर हमने कोई इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट पे, सेविंग बैंक अकाउंट पे अगर कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में जितना भी हमें इंटरेस्ट मिल रहा है मैक्सिमम 10,000 की डिडक्शन मिल जाती है। 5 मिला तो 5, 12 मिला तो 10 से ऊपर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, अगर हमारा जो अकाउंट है किसी बैंक में ना होकर पोस्ट ऑफिस में है तो हमें उसका ट्विन बेनिफिट क्या था, एक तो फर्स्ट, इफ़ यू आर अ सिंगल बैंक होल्डर, मतलब इफ़ यू आर अ इंडिविजुअल, अगर आपने सिंगल इंडिविजुअल के नाम से, सिंगल पर्सन के नाम से अकाउंट खोल रखा है तो उस केस में क्या होता था, आपको 3500 की अलग एक और डिडक्शन मिलती थी। अगर आपने जॉइंट होल्डर के नाम से खोल रखा है तो उसमें 7,000 की अलग से डिडक्शन, 10,000 के अलावा 7,000 की अलग से डिडक्शन मिल जाएगी। लास्ट पढ़ा हमने 80U। 80U में क्या पढ़ा था, 80U में
हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी डिसेबल्ड है, सीवियर डिसेबल्ड है, उसकी कोई भी इनकम कहीं से इनकम आ रही है तो उसको 75,000 और 1,25,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। एक हमारी 80P की रहेगी। 80P में क्या था, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई भी बिजनेस कर रही है अपने मेंबर्स के लिए, मेंबर्स के बेनिफिट के लिए, मान लो कि वो एग्रीकल्चर, मिल्क का, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, बैंकिंग सर्विस, लाइट सर्विस, इन चीज़ों का बिजनेस कर रही है अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए, तो उस केस में उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का जितना भी बेनिफिट, जितना भी प्रॉफिट आएगा, ही इज़ एलिजिबल, द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ एलिजिबल टू गेट अ क्लेम ऑफ प्रॉफिट। मतलब दी कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन क्लेम दी 100% ऑफ प्रॉफिट एज अ डिडक्शन। क्लियर है? अगर इन चीज़ों के अलावा और कोई बिजनेस कर रहे हैं, मतलब इन बिजनेस के अलावा कोई और बिजनेस कर रहे हैं, उस केस में क्या था, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉर्मल सिंगल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, तो उस केस में उसका क्या था, इंडिविजुअल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उस केस में उसको 50,000 की डिडक्शन मैक्सिमम डिडक्शन है। अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब जॉइंट में है, सिंगल नहीं है, जॉइंट में, तो उस केस में उसको 1 लाख की मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाए। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट है तो बता दो। चलो ओके, हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा TDS की क्लास लगेगी कल सेम टाइम 1:30 PM। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हमारा TDS, तो TDS हम करेंगे। ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। ओके, बाय बाय।